Hello students, class 10th. Today we are going to start your next topic and that is alimentary canal of human, and that is the next topic of chapter आपका जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आप लोगों को कई सारे लाइफ प्रोसेसेस मैंने बताया था आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों को डाइजेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है और क्या बोलते हैं आपका ये रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जब फूड लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत तरीके का फूड खाते हैं और फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका डाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है और उनके डाइजेशन के बाद ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है उनसे। ठीक, तो उनके डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में कई टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड होता है वो हमारे माउथ में जाता है, जैसे कि हम लोग खाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हमारे माउथ में जाता है और हमारे माउथ में जो फूड जाता है उसके पास होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो वो जो हमारा फूड होता है वो ये तीनों चीज़ें कंटेन करता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट होता है। वो किस तरीके से कंप्लीट होता है देखिए, तो जब फूड हमारे माउथ में गया, ठीक है, तो हमारे माउथ में क्या पाया जाता है, टीथ पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, और टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। ठीक, एंड दैट इज फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, ठीक, सेकेंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलार्स, ठीक, एंड फोर्थ वन इज मोलार्स। ठीक है, अब सबका अपना अपना काम होता है। देखिए क्या काम होता है, जो हमारे इंसीजर्स होते हैं वो फूड की कटिंग करते हैं, ठीक, फूड की कटिंग करते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग करते हैं, टीयरिंग मतलब फाड़ते हैं, ठीक है, और जो प्रीमोलार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, मतलब फूड को तोड़ते हैं। ठीक, और जो मोलर्स होते हैं वो ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि फूड को पीसते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, हमारे जो माउथ में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, उनका ये वर्क होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक मेनली बात करें तो टीथ का जो मेन वर्क होता है वो होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। माउथ को आप लोग देख ही लिए और माउथ में आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि ये आपका टंग होता है। टंग में आप लोग जानते हैं उनका वर्क क्या होता है, टेस्ट, फूड को टेस्ट करना है ना, मीठा है कि खट्टा है कि क्या है ना। तो अब बात करते हैं कि माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, तो ये एक टाइप का एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिसको एंजाइम को कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सैलिवरी एमाइलेज की वजह से जो हम लोग फूड लिए हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा कि जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लिया था उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। ठीक है, हमारा फूड जो होगा वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। अब देखिए ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस जो होती है हमारी, इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ये क्या करती है, फूड को स्टमक की तरफ ढकेलती है।
फूड जैसे स्टमक की तरफ चला जाए। ठीक है, तो हम लोग एक बात इसमें कह सकते हैं कि फूड पासिस टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो ऐसे हम लोग फूड लिया और ये फूड ऐसे डायरेक्ट चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है जिसको, ये एक तरीके का रिदमिक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से फूड स्टमक तक जाता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, देखिए स्टमक में क्या होगा। देखिए अब स्टमक में तो हमारे फूड आ गया। ओके, अब हमारा फूड कहाँ आ चुका है, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक की जो बेटा इनर लाइनिंग होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें कई सारे। ठीक है, इसकी इनर लाइनिंग में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, स्टमक के इनर लाइन में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक जूस 3 ऐसे सिक्रीट करते हैं। तो फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो होता है HCl। सेकेंड जो आपका है वो है पेप्सिन। ठीक है, और थर्ड जो है वो है म्यूकस। ठीक है, फूड जब इसमें आता है, हमारा जो ये स्टमक है इसमें फूड आया, तो फूड इस स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि 3 गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जो कि है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, तो देखिए जो HCl होता है वो क्या करता है, अब यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है और म्यूकस क्या करता है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो ये जो पेप्सिन होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, अब भाई अब ये सोचिए कि जब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होना है और थ्रू द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो अगर पेप्सिन से डाइजेशन होना है तो ये HCl का क्या काम। ठीक है, फिर ये म्यूकस का क्या काम, जब प्रोटीन का डाइजेशन हो ही गया तो। ठीक है, तो जो हमारे जो पेप्सिन हैं इनका एक नाटक ये है कि ये जो हैं इनको फूड जो चाहिए होता है वो एसिडिक फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, तो जब ये इनको फूड एसिडिक फॉर्म में होता है, चाहिए होता है, तो जो HCl होता है उनका वर्क होता है कि ये फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो जब ये फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो पेप्सिन उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, और जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड वन इज म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम होता है, अब हम लोग देख रहे हैं ये जो HCl है ये हमारी बॉडी के बाहर ही इतना नुकसानदायक है, तो ये अंदर कितना नुकसानदायक होगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे हमारे स्टमक को प्रिवेंट करने के लिए, स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस एंजाइम सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हमारा स्टमक जो होता है वो क्या रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि HCl का क्या वर्क होता है। HCl मेक्स फूड एसिडिक फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब पेप्सिन के एक्शन के लिए HCl जो होता है उसको क्या कर देता है, फूड को एसिडिक बना देता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रिवेंट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, आई बात समझ में। अब उसके बाद अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, तो अब हमारा जो फूड है बेटा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, अब हमारे दिमाग में बात ये आती है कि जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो हमारा ये लीवर क्यों है यहाँ पे और पैनक्रियाज क्यों है ना। ये 2 बातें हमारे दिमाग में आएंगी कि लीवर और पैनक्रियाज क्यों है।
तो सबसे बड़ी बात हम लोग जान लें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि लीवर जो होता है वो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए लीवर जो होता है वो दो चीज़ें सिक्रेट करता है। ठीक है, एक बाइल जूस, ठीक, और दूसरा है बाइल सॉल्ट। ये चीज़ें लिवर सिक्रेट करता है। ठीक, और जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये क्या सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, और लाइपेज। अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा ये जो ट्रिप्सिन है इसका नाम जो है वो पेप्सिन की तरीके है ना, तो ये भी पेप्सिन की तरह क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और जो हमारा लाइपेज है इसके नाम में हम लोगों को लिपिड दिखाई पड़ेगा, लिपिड का मतलब फैट, और ये क्या कर देगा, फैट को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। ठीक, अब देखिए हम लोगों को ये समझ में आ गया कि पैनक्रियाज में ये दोनों चीज़ें ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट हैं जिनका क्या वर्क है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये बाइल जूस और बाइल डक्ट का क्या काम, बाइल सॉल्ट का क्या काम है, तो ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है अब हम लोगों ने देखा था, ट्रिप्सिन और लाइपेज हम लोगों ने देखा था, जो पेप्सिन था उनको क्या चाहिए था, फूड एसिडिक फॉर्म में चाहिए था भाई। ठीक, लेकिन अब इन दोनों जन का, लाइपेज का और ट्रिप्सिन का क्या नाटक है, इनको जो चाहिए इनको फूड बेसिक फॉर्म में चाहिए। इनको फूड किस फॉर्म में चाहिए, बेसिक फॉर्म में चाहिए, अल्कलाइन फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बाइल जूस होता है जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर सिक्रीट कर रहा है। हमारा बाइल जूस जो है वो जो लीवर सिक्रीट कर रहा है वो क्या कर देगा, ये हमारे फूड को मेक्स द फूड एल्केलाइन, ये फूड को क्या कर देता है, एल्केलाइन बना देता है, मेक्स द फूड एल्केलाइन। ओके, ये क्या कर देता है, मेक्स द फूड एल्केलाइन। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि बाइल जूस का क्या काम है। अब दूसरी बात जानिए कि बाइल सॉल्ट का क्या काम है, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो बाइल लीवर जो होता है वो बाइल सॉल्ट सिक्रीट कर रहा है। अब ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, तो ये जो बाइल सॉल्ट है बेटा ये क्या कर देता है, जो हमारे फूड फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे लाइपेज हैं उनको फैट का डाइजेशन करना है, उसको फैटी एसिड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको जो चाहिए होता है, इनको फैट जो चाहिए होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए होता है। ठीक, तो ये क्या, तो इसीलिए बाइल सॉल्ट यहाँ पे क्या कर देता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फैट जो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब फूड का पूरी तरीके से डाइजेशन हो चुका है। हम लोग देख लिए हैं कि अब फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा फैट था, लिपिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं इनको अब क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कौन करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे करता है, अब देखिए यहाँ पे फूड आया, ठीक, अब यहाँ से फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें नहीं जाता, ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज गो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाईज प्रेजेंट होती है। ठीक, विलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये विलाईज क्या करती है, देखिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो एक तरीके का पाइप है ऐसे। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती है, फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन अगर ये इस तरीके, और इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं,
लेकिन अगर ये इस तरीके से रहेगा, अब विलाइस की वजह से क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है या इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो आसान हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारे एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल इन सब चीज़ों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सेल तक ले जाता है, और उसके आगे का काम हमारा रेस्पिरेशन में होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फूड होता है इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद चला जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ वाटर होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो हमारा जो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो हमारा वो होता है वेस्टिजियल वेस्ट मटेरियल होगा, वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनस होता है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर हमारा जो सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारा जो वो होता है मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज़ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने ये, आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैम ये अपेंडिक्स क्या होता है। तो ये जो अपेंडिक्स होता है बेटा, ये होता है एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। ये कब इम्पॉर्टेंट होता था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज जो थे, वो क्या करते थे, वो कच्चा घास फूस जो भी मिलता था वो खा लेते थे। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स था उस टाइम पे ये एक टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता था, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन आसान हो जाता था। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर उस टाइम वो घास फूस खाते थे, तो अगर हम लोग घास फूस खाएं तो क्या अभी भी ये एंजाइम को सिक्रीट करेगा? तो आंसर होगा कि नहीं, वो अब एंजाइम को सिक्रीट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इतना बड़ा चेंज आया है, ये आया है हमारे एवोल्यूशन के बाद। ठीक है, जो इतना बड़ा एवोल्यूशन हुआ है इसके बाद ये चेंज आया है। ठीक है, तो अब इतनी बात हमारी समझ में आती है ना आपको। उसके बाद देखिए, अब देखिए अब, और ये बेटा ये कभी कभी ऐसा होता है, ये जो अपेंडिक्स होता है ये कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है। जैसे हम लोग अगर कोई ऐसा फूड ले लें, जैसे कि कच्चा है, आधा कच्चा आधा पक्का फूड ले लेते हैं, तो ये जाके इसमें फंस जाता है, और ये फंसने के बाद ये फूल जाता है, जिसको ऑपरेशन करके हम लोगों को बाहर निकाल देना होता है। इससे कोई मतलब कि ये हमारे लिए कोई भी एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ होता है वो होता है 6 मीटर्स। ठीक, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का साइज़ होता है वो होता है 1.5 मीटर्स। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इनमें क्या होता है, इनका जो नाम रखा गया है वो इनकी थिकनेस की वजह से रखा गया है। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की थिकनेस इतनी ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी पतली पतली है ना। तो अब बात करें अगर हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स की, तो हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि फ्लैश को डाइजेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है, और घास फूस जो होते हैं, हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हमारे जो घास फूस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूछ लीजिएगा। पूरी तरीके से आप लोग पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है, थैंक यू।